हम डीप एनेस्थीसिया भी नहीं देते, जस्ट सेडेशन में ये काम हो जाता है बस। और फिर उसके बाद ये जो आपने जी बाकी सारा लैब प्रोसीजर है, उसमें ना मियाँ के लिए कोई प्रॉब्लम है ना ही उस औरत के लिए कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, जब आप इसको वापस चीजें क्योंकि फिक्स करेंगे, जो आपने एग की बात की कि तमाम उसका रिएक्शन हुआ, जो केमिकली है, जो कुछ भी आप लोग कराते हैं, और उसके बाद एक दफा कंफर्म हो गई प्रेगनेंसी, उसे वापस आपने शिफ्ट कर दिया, उसके बाद क्या औरतों को, क्योंकि ये इतना मूवमेंट हुई है, तो क्या इसके बाद औरतों को ये कहा जाता है कि वो बेड रेस्ट करें या कोई खास प्रिकॉशन लें, या वो दूसरी तमाम नॉर्मल औरतों की तरह बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल खवातीन की तरह वो बिहेव करती हैं। सिर्फ जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसमें आपको 24 आवर्स पेशेंट को बेड रेस्ट कर जाता है, बेड रेस्ट करना पड़ता है 24 आवर्स के लिए, और उसके बाद वो ऐसे ही है नॉर्मल, जैसे नॉर्मली आपका। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत खवातीन, अब शरह बढ़ती जा रही है, लोग घरों से बाहर निकलने लगे, काम कर रहे हैं, अपना काम भी स्टार्ट करती है, तो वो ये सोचती है कि अच्छा मैं एक प्रोसीजर में जाऊंगी, फिर पता नहीं कितने दिन मुझे बेड रेस्ट करना पड़े। अच्छा, एक तो आपने कहा कि 24 घंटे की बेड रेस्ट, थोड़ा मुझे ये भी बताइए कि इसमें खुदा न ख्वास्ता मिसकैरेज के कितने चांसेस होते हैं? हाँ, ये आपका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पेशेंट कई दफा मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो सुना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कामयाब तो हो जाता है लेकिन आगे नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ता। जी, उनकी बातें कुछ सुनी सुनाई ठीक भी होती हैं। मैं आपको वजह बताती हूँ कि देखें, वैसे ही हर प्रेगनेंसी में उसके लॉस होने का कुछ ना कुछ चांस होता है, 10 to 20% चांस तो है, लेकिन ऐसे लोगों में आपको चांस ज्यादा मिलता है। क्यों ज्यादा होता है? उसकी वजह ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह ये होगी कि हमारे पास अक्सर लोग लेट एजेस में आते हैं। मोर देन 35 अगर आपकी एज है तो इवन आप नेचुरल वे से कंसीव कर रहे हो तो फिर भी आप चांस ज्यादा होता है। तो हमारे पास, मैं जिस इलाके में काम करती हूँ वहाँ पे बेसिकली लोग पेरिफेरी में है, पेरिफेरी के लोगों का या तो वो बहुत अर्ली मैरिजेस कर देते हैं, अगर मैरिजेस होती हैं तो वो उनकी या फिर बहुत लेट होती है। 35 के बाद शादी हुई और 3-4 साल तो वो सोचते रहे कि खुद ही हो जाएगा खुद ही, और इवन 40 के बाद वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि जी डॉक्टर साहब अब करें। मेरे पास एक पेशेंट आई, मैंने उन्हें बताया मैं 4 साल, मैं वैसे सरगोदा में काम कर रही थी आज से 7 साल पहले, और मैंने शुरू से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस की है। टेस्ट ट्यूब बेबी तो अभी भी हमारे हर आने वाले पेशेंट के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है। अगर मैं दिन में 60 या 70 पेशेंट्स देखती हूँ तो उनमें से 3 या 4 या 5 लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, कौन है वो लोग जिनके लिए ये प्रोसीजर सही है, और बाकी कौन लोग हैं जिनको ये नहीं कराना चाहिए? ये एलिजिबिलिटी आप बताएं। आप एग्जैक्टली हर पेशेंट जो हमारे क्लिनिक पे आता है ना, वो समझता है कि शायद ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नहीं, ये बेसिकली बांझपन सेंटर है। हाउ यू ट्रीट, डायग्नोज, बेसिकली इसकी डायग्नोसिस एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो आपको IVF सेंटर पे ही मिलेगा। आम अगर आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो आप जब तशखीस नहीं होगी डेफिनेटली आपका। इसमें हम लोग पहले पेशेंट को, हमारे पास कई दफा पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम आए हैं आप टेस्ट ट्यूब बेबी कर दें, उन्हें बैठ के समझाना, इंतजार ही नहीं करना चाहते ना, इतना इंतजार तो ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं, उन्हें समझाना पड़ता है कि देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी कोई मिरेकल नहीं है, आपको सबसे पहले हमने डायग्नोस करना है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इनसाइड। जब आपकी प्रॉब्लम, हम उसकी डायग्नोसिस कंप्लीट होगी, देन हम आपका डिसीजन करेंगे कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट ट्रीटमेंट और नॉट। अगर आपकी ट्रीटमेंट, आप इस काबिल हैं तो हम जरूर करेंगे। अब ये कौन से लोग हैं जिनका हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं? एक तो वो खवातीन हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी हैं, अच्छा, और कंफर्म है, डॉक्टर्स को पता है कि उनकी ट्यूब ब्लॉक है। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, वैसे अब रिसेंटली मेडिकल साइंस में ये साबित किया है कि अनएक्सप्लेन्ड कुछ नहीं है, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन है। ये सेपरेट है कि आपको रीजन नहीं पता, तो यू से अनएक्सप्लेन्ड। ओके, तो उसकी कोई रीजन होती है, उस रीजन की डेप्थ में जब मैं जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी फाइंड दैट। मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि देखें, आपने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब एक मोती है, समंदर के अंदर आपने ढूंढ के लाना है, और आप मुझे सबसे पहले अपने ऑक्सीजन सिलेंडर हर चीज लेनी है, फिर मुझे आई हैव टू गो इनसाइड इन द डेप्थ, सर्च करना है। ढूंढना मुश्किल है, मोती को निकालना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, उनको ये चीज समझानी पड़ती है। आपका मकसद कहने का ये है कि जब डायग्नोसिस के लिए जो स्टेप्स हैं वो जरूर करवाएं। तो आप उनको दूसरी, अगर उनको सिर्फ मेडिकेशन की जरूरत है, आप समझती हैं कि दवाओं से ही ठीक हो जाएंगे, तो आप बस वही दे देते हैं और टेस्ट ट्यूब की तरफ नहीं आते। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी आप भी इसे सेकंड करें। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक
लोग बड़े डिसहार्टेंड हो जाते हैं जब उनका मिसकैरेज होता है, खास बड़ी खैर ऐसी सिचुएशन होती है, मैं समझ सकती हूँ उस वक्त, लेकिन उस वक्त